किसी भी चुनावी क्षेत्र को समझना ना, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये जमीन को, वहां के लोगों को, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझने की बात है। ये तो ऐसा है जैसे हम सतह के नीचे जाकर उन धाराओं को पहचाने जो असल में राजनीतिक नतीजों को शक्ल देती हैं। तो आज हम डेटा और जमीनी हकीकत, इन दोनों के चश्मे से असम के त्योक विधानसभा क्षेत्र के गवर्नेंस को समझने की एक गहरी कोशिश करेंगे। ऊपरी असम में मौजूद त्योक सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। यहाँ की मिट्टी, ब्रह्मपुत्र के बदलते हुए किनारे और चाय के बागानों की वो जो महक है ना, वही यहाँ की राजनीति को बनाती है। यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा करवट बदलती रहती हैं, जहाँ समुदाय की पहचान और रोजी रोटी के सवाल ही हर चुनाव की दिशा तय करते हैं। सही मायनों में ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हमेशा एक राजनीतिक मोड़ पर खड़ी रहती है। अपने इस विश्लेषण में हम सबसे पहले त्योक की आत्मा को समझेंगे, मतलब वहां के लोग और उनकी शिकायतें। फिर चुनावी जनादेश को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि ये एक स्विंग सीट आखिर है क्यों और इसके अतीत के क्या पैटर्न रहे हैं। और अंत में हम सिर्फ विश्लेषण तक नहीं रुकेंगे, बल्कि शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट और आगे के रास्ते पर भी बात करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने का पहला नियम है वहां के लोगों को समझना। त्योक का जो राजनीतिक कैनवस है वो कई समुदायों की उम्मीदों और उनकी चिंताओं से बना है। तो चलिए इसी मानवीय पहलू से अपनी बात शुरू करते हैं। त्योक की सामाजिक बुनावट काफी पेचीदा है। यहाँ सबसे बड़ा समुदाय है अहोम, लगभग 35%, जिनका क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास से एक गहरा रिश्ता है। दूसरा अहम समूह है चाय जनजाति समुदाय, करीब 25%। इनकी जिंदगी, इनकी राजनीति सब कुछ चाय बागानों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहां आज भी बेहतर जिंदगी की लड़ाई जारी है। फिर करीब 15% बंगाली मुस्लिम आबादी है, जिनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। और बाकी 25% में दूसरे स्थानीय समुदाय और ओबीसी आते हैं। हर ग्रुप की अपनी एक कहानी है, अपनी उम्मीदें हैं और अपनी मांगे हैं। और ये मांगे जमीनी हकीकत से पैदा होती हैं। गांवों में बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य पर एक सवालिया निशान है। बढ़ती महंगाई हर घर का बजट बिगाड़ रही है। चाय बागानों में काम करने वालों के जो खराब हालात हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं। नागरिकता और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर भी एक गहरी चिंता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों की पहचान और उनके भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता बना देती है। और इन सब इंसानी मुश्किलों के ऊपर एक कुदरत की चुनौती है, ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव और बाढ़, जो हर साल जमीन और जिंदगी दोनों को निगल जाती है। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट डालने के फैसले पर असर डालते हैं। लोगों की भावनाओं और शिकायतों को समझने के बाद अब उन नंबर्स को देखते हैं जो उनकी सामूहिक इच्छा को बयान करते हैं। देखिए, चुनावी नतीजे लोकतंत्र की सबसे साफ आवाज होते हैं और त्योक के आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक कहानी हमें सुनाते हैं। 2021 में त्योक का वोटर टर्नआउट था 75.91%। ये ऊंचा आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और गंभीर हैं। ये कोई उदासीन चुनावी क्षेत्र नहीं है। यहाँ के लोग बदलाव लाने और अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। ये लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था का सबूत है। और जब ये लोग वोट करते हैं तो एक बटा हुआ जनादेश सामने आता है। 2021 में बीजेपी और एजीपी गठबंधन को मिले लगभग 46% वोट, जबकि कांग्रेस को मिले लगभग 44.5%। ये साफ दिखाता है कि कंस्टिट्यूएंसी लगभग आधी आधी बटी हुई है। यहाँ किसी एक तरफा लहर की बात नहीं है। लड़ाई बहुत नजदीकी है, बहुत सख्त है और जीत का दावा कोई भी आसानी से नहीं कर सकता। तो जीत और हार के बीच का फासला कितना था? सिर्फ 1.3%, 1.3%। अब अगर इसे वोटों में देखें तो ये करीब 1,35,000 वोटों का मार्जिन है। जरा सोचिए, एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी का भविष्य बस कुछ हजार वोटों से तय हो गया। एक एक वोट की कीमत क्या होती है, शायद त्योक से बेहतर कोई नहीं जानता। इतना करीबी मुकाबला हुआ क्यों? अब हम सिर्फ क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम उन सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक वजहों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस कांटे की टक्कर वाले नतीजे को शक्ल दी। ये सिर्फ उम्मीदवारों की कहानी नहीं है, बल्कि चुनावी तंत्र की भी कहानी है। अगर हम चैलेंजर के अंदरूनी फैक्टर्स को देखें तो तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ उम्मीदवार की युवा अपील और स्थानीय जड़ें एक बड़ी ताकत हैं। पार्टी का यहाँ पहले जीतने का एक इतिहास भी है जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है, और जमीन पर एक कैडर नेटवर्क भी मौजूद है।
लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में न होने की वजह से संसाधनों की काफी कमी है। नए और युवा वोटर्स के साथ कनेक्शन में कुछ कमी हो सकती है, और सामने एक मजबूत विपक्षी नैरेटिव खड़ा है जो हर दावे को चुनौती दे रहा है। अब अगर बाहरी माहौल को देखें तो यहाँ मौके भी हैं और खतरे भी। सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना एक अवसर है। मजदूरों और युवाओं के जमीनी मुद्दों पर लोगों को लामबंद किया जा सकता है, लेकिन वही सीएए और एनआरसी जैसे भावनात्मक मुद्दों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक गंभीर खतरा भी है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत जानकारी माहौल को और बिगाड़ सकती है, और केंद्र सरकार का मजबूत प्रभाव भी नतीजों पर सीधा असर डालता है। और यहीं पर देखिए, जिम्मेदारी का सवाल बहुत अहम हो जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो पब्लिक में बोला जाता है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शब्द पुल बना भी सकते हैं और उन्हें जला भी सकते हैं। वो हर इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी को बनाए रख सकते हैं या फिर उसे गिरा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि हम एक दूसरे से और एक दूसरे के बारे में बात कैसे करते हैं। आज के इस करीबी लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें थ्योक के अतीत में झांकना होगा। चलिए अब पिछले 30 सालों के डेटा में गहराई से उतरते हैं, ताकि थ्योक के जो लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक पैटर्न है और उसकी जो गहरी याददाश्त है उसे हम समझ सकें। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, पर वो हमें भविष्य के संकेत जरूर देता है। ये टेबल पिछले 7 चुनावों की कहानी कह रही है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है, अस्थिरता का। 1996 और 2006 में देखिए, बीजेपी एजीपी गठबंधन 52% के पार गया, तो 2011 में कांग्रेस लगभग 50% के शिखर पर पहुंची। कोई भी पार्टी अपनी जीत को अगली बार आसानी से दोहरा नहीं पाई है। वोट शेयर में बड़े उतार चढ़ाव यहां आम बात रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि त्योक का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। ये अस्थिरता यहाँ और भी साफ दिखती है। दोनों ही पक्षों ने जीत का स्वाद भी चखा है और हार का भी। ये पैटर्न इस बात की पुष्टि करता है कि त्योक में किसी भी पार्टी की कोई स्थायी पकड़ नहीं है। मतदाता मुद्दों, उम्मीदवार के काम और उस वक्त के माहौल के आधार पर अपना मन बदलते हैं, और यही एक सच्ची स्विंग सीट की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो सवाल उठता है कि ऐसी जटिल और अस्थिर सीट पर प्रभावी ढंग से काम कैसे किया जाए। विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं होता, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाना भी है। तो अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड 4 आयामी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क पेश करते हैं, चतुर्मुख सिद्धांत। ये रणनीति 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला है चुनावी स्तंभ, मतलब हर एक बूथ पर सटीक मैनेजमेंट और सही सहयोगियों के साथ गठबंधन। दूसरा, संगठनात्मक स्तंभ, स्थानीय प्रभावशाली लोगों को, युवाओं को और महिला कैडरों को ताकत देना जो जमीन पर बदलाव ला सकें। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, नैरेटिव, एक ऐसी स्थानीय कहानी बनाना जो सभी समुदायों को जोड़े, त्योक की आवाज। ये कहानी अहोमों के स्वाभिमान, चाय जनजाति के संघर्ष और हर नागरिक के बेहतर भविष्य की उम्मीदों को एक धागे में पिरोएगी। और चौथा, संसाधन, यानी पैसे और मैन पावर का डेटा के आधार पर सही जगह पर इस्तेमाल। लेकिन कोई भी रणनीति सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, उसे जमीन पर उतरना होता है। इस रणनीति को वादों से सबूत की ओर बढ़ना होगा। इसे लोगों की जो असल शिकायतें हैं, नौकरी, कल्याणकारी योजनाएं और बाढ़ कटाव से बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हें ठोस, समय के साथ बंधी हुई योजनाओं से हल करना होगा। लोगों को अब सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में आता हुआ ठोस बदलाव चाहिए। आज के डिजिटल जमाने में लोगों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन इस आसानी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल ये है कि हम डिजिटल युग में नागरिकों के साथ जिम्मेदारी से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका जवाब डिजिटल ट्रस्ट में है। नागरिकों के साथ किसी भी तरह से जुड़ने के लिए उनकी साफ सहमति लेना जरूरी है। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, वो हमें याद दिलाता है कि आपसी सम्मान बनाने के लिए हर व्यक्ति की निजता, उसकी प्राइवेसी और उसके डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने के लिए। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, किसी भी नेता के लिए चुनाव जीतना सिर्फ एक पड़ाव होता है, मंजिल नहीं। असली चुनौती राजनीति से जनसेवा की ओर बढ़ने की होती है,
और ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये एक सोच का चुनाव है। एक जनसेवक का रास्ता है उन आम उम्मीदों को सुनना जो अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ती हैं। ये रास्ता है डेटा का इस्तेमाल समस्याओं को गहराई से समझने और उन्हें सुलझाने के लिए करने का, न कि समाज में और बंटवारा करने के लिए। ये एक भरोसेमंद और एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट पर जनता से जनादेश मांगने का रास्ता है। और सबसे जरूरी, ये खोखले भाषणों को ठोस नतीजों से बदलने का रास्ता है। त्योक जैसी जगह पर सच्ची लीडरशिप एकता, समस्या समाधान और हर नागरिक की गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.